सरकार के समय में नियुक्त अध्यक्ष उपाध्यक्षों को हटा दिया गया है। सलाहकार और राज्य मंत्री दर्जा अधिकारियों की भी छुट्टी कर दी गई है। शासन ने सभी को हटाने के आदेश जारी कर दिए हैं। संवैधानिक पदों पर नियुक्त पदों को छोड़कर सभी को हटाया गया है। त्रिवेंद्र सरकार के समय सभी दायित्वधारियों को हटा दिया गया है। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने आदेश जारी किए हैं। तो निजाम बदलते ही बहुत कुछ बदल गया। शासन ने सभी को हटाने का आदेश दिया है जिनकी नियुक्ति त्रिवेंद्र सरकार के समय में हुई थी, जिसमें दर्जा अधिकारियों से लेकर सलाहकार, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष सभी की छुट्टी कर दी गई है। इसके लिए बाकायदा शासन का आदेश भी जारी कर दिया गया है। सलाहकार और राज्य मंत्री, दर्जा अधिकारी सभी को हटा दिया गया है। एक एक करके त्रिवेंद्र सरकार में लिए गए कई फैसलों को तीरथ सरकार पलट चुकी है और एक और बड़ा फैसला उन्होंने लिया है। त्रिवेंद्र के फैसले किस तरह तीरथ रावत ने बदले। उत्तराखंड के नए निजाम के नए सिपहसालार सीएम तीरथ ने त्रिवेंद्र सरकार के कई फैसलों को पलट दिया है। कुंभ के फैसले बदले, सचिवालय से त्रिवेंद्र के करीबी रहे अफसरों की छुट्टी की, नए अफसरों को मौका दिया। कल सचिव दीप्ति सिंह को कर्मकार कल्याण बोर्ड के सचिव पद से हटाया गया। अभी चारधाम देवस्थानम बोर्ड पर नजर है। गैरसैंण कमिश्नरी पर भी मंथन चल रहा है। सीएम तीरथ ने त्रिवेंद्र सरकार के कौन से अहम फैसले पलटे हैं। जिला सहकारी बैंक की भर्ती उन्होंने रोकी है। सचिवालय में त्रिवेंद्र सिंह रावत के करीबी रहे अफसरों की भी छुट्टी कर दी गई है। गर्मी का सीजन आने के साथ उत्तराखंड में कोरोना के संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। दरअसल वीकेंड पर बड़ी संख्या में लोग देवभूमि में घूमने आते हैं, इसीलिए मसूरी के तमाम टूरिस्ट स्पॉट पर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की जा रही है। साथ ही कोविड के निर्देशों का पालन करने पर भी जोर दिया जा रहा है। देहरादून के डीएम ने सभी एसडीएम को निर्देश दिए हैं कि होटल, रेस्टोरेंट के अलावा टूरिस्ट स्पॉट पर कोविड गाइडलाइंस का पालन किया जाए। इसी को लेकर तहसीलदार ने शहर के कई होटल्स में जाकर चेकिंग की है। मसूरी में आने वाले सैलानियों को 72 घंटे पहले की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आना अब जरूरी है। आज जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर जिन 12 राज्यों में कोविड का प्रभाव अधिक है, वहां से जो भी यात्री मसूरी में आएंगे उन सभी का कोविड टेस्ट होना जरूरी है। और होटलों को निर्देश दिया गया है कि कोविड के एसओपी का सख्ती से पालन करें। होटल में सैनिटाइजर, मास्क, थर्मल स्कैनिंग इत्यादि की पूरी व्यवस्था रखें, साफ सफाई भी रखें। सुनील सोनकर से इस पर अपडेट लेते हैं। सुनील, बताइएगा किस तरह के इंतजाम और कड़ाई अब प्रशासन कर रहा है। कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। सर देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं उसका अनुपालन में यहाँ पर एसडीएम मसूरी द्वारा सभी होटलों की चेकिंग की जा रही है, जिसपे कई टीमें यहाँ पर गठित की गई है। टीम में नायब तहसीलदार है, पुलिस और एसडीएम स्वयं सभी होटल, पिकनिक स्पॉट्स और रेस्टोरेंट की चेकिंग करके उनको निर्देश दे रहे हैं कि वो जो कोविड को लेकर एसओपीज दी गई हैं उसका यहाँ पर पालन करें, और अगर जो भी इनका पालन नहीं करते हुए पाया जाता उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं जो टूरिस्ट, खासकर जो 12 स्टेट यहाँ पर चिन्हित किए गए हैं जहां पर कोरोना संक्रमण सबसे ज्यादा है, वहां से आने वाले लोगों को 72 घंटे की नो कोविड सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य होगा। वहीं जितने भी टूरिस्ट आ रहे हैं उनसे वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप मसूरी जरूर आइए, परंतु 72 घंटे पहले का जो नो कोविड सर्टिफिकेट है वो जरूर लेकर आए, जिससे उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। जी हाँ, बिल्कुल। तो मसूरी आने वाले यात्रियों को ये सब ध्यान देने वाली बातें हैं। होटल्स को भी इंस्ट्रक्ट किया गया है कि कोविड सर्टिफिकेट लेकर आए अपना, और तभी उनको वहां पर बुकिंग दी जाएगी। बहुत शुक्रिया सुनील, अहम जानकारी के लिए। और अब बड़ी खबर, देहरादून में मनरेगा कर्मियों का धरना जारी है। 19 दिनों से धरने पर बैठे हैं मनरेगा कर्मचारी, और प्रधानों का अब उनको साथ मिल गया है। विभागीय समायोजन और ग्रेड पे की मांग को लेकर मनरेगा कर्मियों का धरना चल रहा है, जिसमें अब उनको प्रधानों का भी साथ मिल गया है। 19 दिन बीत चुके हैं, उनका धरना इस वक्त जारी है। समायोजन और ग्रेड पे को लेकर धरना जारी है। देहरादून में मनरेगा कर्मियों का धरना इस वक्त चल रहा है। 19 दिनों से धरने पर बैठे हैं मनरेगा कर्मी, और अब उनको प्रधानों का भी साथ मिल गया है। हरिद्वार महाकुंभ की शुरुआत होने के साथ ही अब हरिद्वार में आस्था के अलग अलग रंग भी दिख रहे हैं। पंचायती बड़ा अखाड़ा उदासीन की धर्म ध्वजा आज स्थापित हो गई है, और इसी को लेकर पंचायती बड़ा अखाड़ा उदासीन कनखल में कार्यक्रम आयोजित किया गया।
विधि विधान और मंत्रोच्चारण के साथ अखाड़े में साधु संतों और पुरोहितों ने हवन किया। आयोजन में सभी 13 अखाड़े संत प्रतिनिधि मौजूद रहे। हालांकि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी और महामंत्री हरिगिरी नहीं पहुंचे। साथ ही कार्यक्रम में पुलिस और प्रशासन का कोई अधिकारी भी नहीं पहुंचा। तो वहीं मेला आईजी, मेला एसएसपी, मेला अधिकारी, कोई बड़ा अधिकारी भी शिरकत करने नहीं आया, जिससे चर्चाओं का बाजार काफी गर्म है। हरिद्वार महाकुंभ की शुरुआत होते ही अखाड़ों की धर्म ध्वजा स्थापित होने का सिलसिला शुरू हो गया है। आज बैरागी के तीनों अखाड़ों की ध्वजा स्थापित की गई। निर्मोही, निर्वाणी और अन्य अखाड़े के आज विधि विधान के साथ धर्म ध्वजा स्थापित हुई। इस दौरान अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी महाराज, मेलाधिकारी दीपक रावत और कुंभ मेला आईजी संजय गुंजाल मौजूद रहे। धर्म ध्वजा स्थापित होने के साथ अखाड़ों में कुंभ के लिए सभी परंपराएं शुरू हो जाती हैं और आज से बैरागी के तीनों अखाड़ों में कुंभ के लिए पूजा पाठ भी शुरू हो जाएगा। अपने इष्ट देवता को प्रसन्न करने के लिए शाही स्नान तक अखाड़ों में विधि विधान के साथ पूजा की जा रही है। 6 तारीख की पेशवाई है, पूरा मतलब कि वैष्णव समाज की पेशवाई है। इसमें सब बहुत अच्छा किस्म से व्यवस्था रहेगा। धर्मध्वजा लगी महाराज जी, तो तलवारबाजी करी गई, काफी सालों को उत्साहित नजर आए। ये सब क्या परंपरा है? ये परंपरा नहीं, देवता के आगमन की सलामी है। ये परंपरा है कि ईश्वर के जब इस देवता आता है तो राजा महाराजा आता है तो उसको सलामी देते हैं कि नहीं। तो जे जौने भाव में है उसी भाव में सलामी देता है। तो निशान के खेल करके, तलवार लेकर के, भाला लेकर के अपना निशानी देते हैं हनुमान जी के। अगर आप इस महीने में केदारनाथ NH 107 से आवागमन का प्लान बना रहे हैं तो खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। अप्रैल महीने में केदारनाथ नेशनल हाईवे आवागमन के लिए हर दिन 5 घंटे ही खुला रहेगा। दरअसल रुद्रप्रयाग तिलवाड़ा के बीच पहाड़ी के एक हिस्से की कटिंग की जानी है। 17 मई को केदारनाथ यात्रा शुरू होने से पहले ये काम पूरा होना है। काम पूरा होने तक हर दिन हाईवे सुबह 9 से 11 बजे, दोपहर 1 से 2 बजे और शाम को 5 से 7 बजे तक ही खुला रहेगा। छोटा सा पोर्शन है करीब 50-60 मीटर का, जिसमें थोड़े से जो रॉक्स हैं वो बहुत ज़्यादा सेटल नहीं हैं, तो उनको स्टेबल करने के लिए कुछ कार्य NH के द्वारा किए जाने हैं। इस संबंध में यात्रियों का आवागमन को रुक के जो है चलाया जाएगा ताकि अप्रैल माह के भीतर ये कार्य पूर्ण हो सके और मई में जब यात्रा खुलेगी तब ये कार्य किसी प्रकार की बाधा ना डाले। ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं रोहित डिमरी, हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हैं। रोहित, बताइएगा, जो लोग केदारनाथ धाम जाना चाहते हैं यात्रा के लिए, किन बातों का ध्यान उनको रखना होगा? जैसे कि भगवान जो केदारनाथ की यात्रा है वो 17 मई से शुरू होकर, पर इससे पहले जो प्रशासन है पूरी तैयारियों में जुट चुका है। जो विभाग है, संबंधित विभाग है यात्रा को लेकर, वह तैयारियां हमें शुरू उन्होंने कर दी है। NH हाईवे की बात करेंगे तो केदारनाथ हाईवे के नैल में एक पहाड़ी चट्टान है जिसको काटने में विभाग को या कार्यदायी सत्ता काफी दिक्कतें हो रही हैं। ऐसे में प्रशासन की ओर से एक इसी समय निर्धारित किया गया है कि इस दौरान जो लोग हैं वह यहाँ से निकले, उसके बाद यहाँ पर काम शुरू कर दिया जाएगा। क्योंकि लगातार कह सकते हैं कि जब पहाड़ी चट्टान काम चल रहा है तो लोग पीछे से लंबा जमावड़ा यहाँ पर वाहनों का लग जाता है और यहाँ पर काफी दिक्कतें कार्य करने में होती हैं। कभी बार तो कुछ वाहनों के ऊपर पत्थर गिरने से दुर्घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं। अब प्रशासन ने इसी समय निर्धारित किया है कि हर दिन सुबह 9 से 11 बजे और फिर दोपहर 1-2 बजे खुला रहेगा। उसके बाद जो कार्य चलता रहेगा उस दौरान कोई भी वाहन यहाँ से नहीं गुजरेगा। वैकल्पिक मार्ग जो कह सकते हैं कि 20 से 30 किलोमीटर का है। बिल्कुल, और पहाड़ी की जो कटिंग है वो उसके लिए ये मार्ग बाधित रहेगा और यात्रा शुरू होने से पहले वो काम को पूरा करना है, इसीलिए 5 घंटे ही आवाजाही रहेगी और उस बात का यात्रियों को ध्यान रखना होगा। शुक्रिया रोहित अपडेट के लिए। उधर सल्ट उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल की अध्यक्षता में चुनाव संचालन समिति बनाई है। पार्टी के 19 वरिष्ठ पदाधिकारी और नेतागण इस कमेटी में शामिल किए गए हैं। सल्ट उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने रणनीति बनाई है। गोविंद सिंह कुंजवाल की अध्यक्षता में कमेटी बनी है। चुनाव संचालन समिति का गठन किया गया है। सल्ट उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने रणनीति बनाई है। कमेटी में पार्टी के 19 वरिष्ठ पदाधिकारियों को शामिल किया गया है।
सल्ट विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए 17 अप्रैल को मतदान होगा। मतदान को लेकर अल्मोड़ा में अधिकारियों और कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी गई। इस दौरान चुनाव से जुड़ी जानकारियां साझा की गई। जिला चुनाव अधिकारी ने कहा कि दिव्यांगों और बुजुर्गों को पोस्टल बैलेट से भी मतदान की सुविधा दी जाएगी। उधर केदारनाथ यात्रा के लिए घोड़े खच्चरों का रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया गया है। पहले शिविर में 350 घोड़े खच्चरों का पंजीकरण और इंश्योरेंस कर लाइसेंस जारी किए गए। पशुपालन विभाग की ओर से जिले के कई जगह पर पंजीकरण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसमें घोड़े खच्चरों के साथ ही मालिकों, हॉकर्स और श्रमिकों का भी पंजीकरण हो रहा है। पौड़ी के कई ग्रामीण क्षेत्र आज भी पक्की सड़क से नहीं जुड़ पाए हैं। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल का पैतृक गांव औणी असनौली का भी यही हाल है। सुबोध उनियाल का गांव भी आज तक पक्की सड़क से नहीं जुड़ पाया। ग्रामीण कच्ची खस्ताहाल सड़क से परेशान है। जो ब्लॉक वाली रोड है उसका ऐसा हाल हो रखा है कि उसमें गाड़ी चलाने में भी डर लगता है और कम से कम 20 साल हो गए उस रोड को। गांव की रोड पक्की हो गई। हमारे क्षेत्र की जो मेन रोड है कोट ब्लॉक वाली वो उसका वही हाल है। कई नेता लोग आ गए, कई चले गए, कांग्रेस वाले चले गए, बीजेपी वाले चले गए, पर रोड का कोई वो निकालता है, कोई हल नहीं निकाल रहे। अभी भी रोडें हमारी जो कच्ची हैं जिन पे पक्कीकरण और डामरीकरण होना है, वो तमाम रोडों के लिए हमने भारत सरकार से ये निवेदन किया है कि राज्य सरकार को इसमें आप हमारी मदद करें। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से आजकल सर्वे चल रहा है, तो निश्चित तौर पर मानकों में जो भी रोडें आएंगी मैं समझता हूँ कि उसमें उसका नंबर भी आएगा। और अब एक बड़ी खबर देहरादून से। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अपना कोविड टेस्ट कराया है। देर शाम तक कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट आएगी। रिपोर्ट आने तक कबीना मंत्री ने अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अपना कोरोना का टेस्ट करवाया है। कहा जा रहा है कि आज देर शाम तक उनकी रिपोर्ट आएगी, लेकिन तब तक उन्होंने अपने सभी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया है। गणेश जोशी कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं हाल ही में। उन्होंने अब अपना कोरोना टेस्ट करवाया है। देर शाम तक रिपोर्ट उनकी अवेटेड है और तब तक उन्होंने अपने सभी कार्यक्रम दिन भर के आज रद्द कर दिए हैं। रुद्रप्रयाग में लोग इसलिए परेशान हैं कि उनका पालतू कुत्ता पार्वो वायरस की गिरफ्त में है। इस वायरस की वजह से अब तक कई कुत्तों की मौत हो चुकी है, जिससे लोग परेशान हैं। रुद्रप्रयाग में इन दिनों पालतू कुत्तों में पारवा वायरस का अटैक कहर ढा रहा है। जिले के करीब 60% पालतू कुत्ते इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं। वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है, जिस वजह से पशु चिकित्सालय में भीड़ है। ये जो पारवा बीमारी है ये लगभग सभी कुत्तों में होता है। ऐसा कुछ नहीं है, ब्रीड स्पेसिफिक नहीं है। ये एक वायरल बीमारी है और ये सभी प्रकार के कुत्तों में जो है ये होता है। पशु चिकित्सकों का कहना है कि बदलते मौसम के साथ ही इस वायरस का संक्रमण फैल रहा है। अगर लोग थोड़ा सावधानी बरते तो उनका डॉगी इस वायरस के संक्रमण से बच सकता है। इस समय जो मौसम परिवर्तित हो रहा है तो इस समय ये कुत्तों में जो है एक पार्वो वायरल बीमारी का प्रकोप देखने को मिलता है। उसी के संदर्भ में जो है आजकल जो है पशु चिकित्सालयों में कम से कम 8-10 कुत्ते प्रतिदिन जो है यहाँ पर आ रहे हैं। ऊखीमठ, फाटा, गुप्तकाशी, रामपुर, रुद्रप्रयाग, अगस्त्यमुनि, चंद्रापुर, सुमाड़ी समेत दूसरे अहम पशु केंद्रों पर हर दिन 10 से 15 पालतू कुत्ते इस बीमारी से संक्रमित आ रहे हैं, जबकि समय से इलाज न मिलने पर कई कुत्तों की जान भी जा चुकी है। एबीपी गंगागिरी, रुद्रप्रयाग से रोहित डेमरी की रिपोर्ट। और अब एक बड़ी खबर टिहरी से आ रही है। पेयजल मंत्री बिशन चुफाल नई टिहरी पहुंचे हैं। कार्यकर्ताओं ने मंत्री का जोरदार स्वागत किया है। यहां पर नई टिहरी से पौड़ी जाने का कार्यक्रम है मंत्री का। मंत्री बनने के बाद पहली बार वो टिहरी गए हैं, जहां पर उनका जबरदस्त स्वागत हुआ है। पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात समेत कई कार्यक्रम उनके हैं। यहां पर रुद्रप्रयाग के जिला अस्पताल में मरीजों से अवैध वसूली का आरोप है। मामले की शिकायत जिलाधिकारी से की गई है, जिस पर डीएम ने संज्ञान लेकर कुछ विकास अधिकारी की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जांच समिति गठित की है। कमेटी एक हफ्ते के भीतर
डीएम को रिपोर्ट सौंपेगी। अगस्त्य मुनि के एक शख्स ने डीएम को पत्र लिखकर अवैध वसूली की शिकायत की थी। पत्र में लिखा गया था कि पैर के ऑपरेशन के एवज में उससे 50,000 रुपए की मांग की गई। जिनके पास हमारा गोल्डन कार्ड है, आयुष्मान कार्ड है, उनसे धनराशि की डिमांड करी जा रही है या बाहर की दवाइयाँ उनको प्रिस्क्राइब करी जा रही हैं या फिर अननेसेसरीली रेफ़र किया जा रहा है। तो ये सीरियस प्रकृति के और स्वास्थ्य जैसे विषय में लापरवाही के इश्यूज़ प्रथम दृष्टया प्रतीत होते हैं, जिसके संबंध में मुख्य विकास अधिकारी, सीएमओ और सीएमएस की एक जॉइंट जांच समिति बना के इस पे जांच के और इस पे उसको पता करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। विकासनगर के जौनसार में बिजली विभाग ने लोगों को बिजली का मोटा बिल थमा दिया है। ग्रामीण बिजली के बिल ठीक करवाने के लिए दफ्तर के चक्कर काटने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का कहना है कि वो समय पर बिल जमा करते आ रहे हैं, बावजूद इसके उन्हें इतना मोटा बिल थमा दिया गया है। उत्तराखंड में सरकारी क्रय केंद्रों पर गेहूं की खरीद शुरू हो गई है। राज्य का सबसे ज्यादा गेहूं ऊधम सिंह नगर जिले में खरीदा जाता है। वहीं जिले का 40% गेहूं खटीमा में सरकार की तरफ से खरीदा जाता है। गेहूं क्रय केंद्र पर हर रोज 500 क्विंटल गेहूं खरीदा जा सकेगा। सरकार की ओर से पूरे प्रदेश में 1975 एमएसपी तय की गई है। और अब एक बड़ी खबर, दिल्ली यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग यानी NH94 गंगनानी के पास बंद है। सड़क धंसने से एक टिप्पर वाहन हादसे की चपेट से बच गया है। पहाड़ी से मलबा और बोल्डर आने से सड़क भी धंस गई है। तो बड़कोट में यमुनोत्री नेशनल हाईवे इस वक्त बंद है। सड़क पर मलबा आ जाने के कारण एक हिस्सा बंद पड़ा है। बर्ड वॉचिंग के शौकीन के लिए अब एक अच्छी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। टिहरी में वन विभाग की तरफ से बर्ड वॉचिंग की शुरुआत की गई है। टिहरी में बर्ड वॉचिंग के शौकीनों के लिए अच्छी खबर है। वन विभाग की तरफ से रानी चौरी के जंगलों में बर्ड वॉचिंग कराई जा रही है। इस दौरान स्टूडेंट्स को बर्ड नेचर और पक्षियों की पहचान के बारे में जानकारी दी गई। और इस थ्रश फैमिली और ये जमीन में चूने वाले पक्षी हैं। कि जो बर्ड्स का जो इंटरेक्शन होता है एक दूसरे के साथ और उनका जो इवोल्यूशनरी ओरिजिन है एंड किस तरीके से वो इकोसिस्टम में उनका रोल है एंड मतलब किस हम एक तरीके से ये एक इवॉल्वमेंट भी है कि हम किस तरीके से उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो ये बर्ड वॉचिंग एक बहुत अच्छा एक्सप्लोरेशन था हमारे लिए एज अ स्टूडेंट। रानी चौरी विश्वविद्यालय के 29 स्टूडेंट्स को बर्ड के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान ये बताया गया कि कौन सी बर्ड किस प्रजाति की है और वो पर्यावरण संतुलन में कैसे अपनी भूमिका निभाती है। इनमें से भी बच्चे आगे स्क्रीन आउट करके हम अप्रैल में जून में इनका एक थोड़ा सा इस तरीके के प्रोग्राम्स को कंटिन्यू करेंगे ताकि ओरिएंटेशन होता रहे और बच्चे इस चीज़ में जिनकी ज़्यादा रुचि है वो आगे बढ़ सकें और इसको अपने एक कैरियर के रूप में या एक उस तरीके से अपना ऑप्ट कर सकें। बर्ड्स वॉचिंग में स्टूडेंट्स को करीब 30 तरह के बर्ड्स को दिखाया गया और विशेषज्ञों ने उनके बारे में जानकारी दी। इस अभियान के जरिए एक तरफ छात्र छात्राओं को चिड़ियों के बारे में जानकारी मिल रही है तो वहीं स्थानीय युवाओं को नेचर गाइड बनकर रोजगार का मौका भी मिल रहा है। एबीपी गंगा के लिए टिहरी से अंकित मित्तल की रिपोर्ट।